फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज एनवायरमेंटल एथिक्स। आपको पता है आजकल पॉल्यूशन, ग्रीन एनवायरमेंट, ओजोन लेयर, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज, ये सब इशू बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए हैं। इवन सिविल सर्विसेज का सिलेबस तक चेंज कर दिया गया कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे बहुत ध्यान देना है। ठीक है, तो बिजनेस इंडस्ट्री खुलती है आजकल। आपको पता है जब से मोदी सरकार बनी है उसके बाद से गंगा सफाई, यमुना सफाई है ना, प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, इन सब पे काफी, शौचालय, इन सब पे बात हो रही है। तो कुल मिला के बिजनेस की एथिक्स ऐसी होनी चाहिए कि वो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए, कम से कम रिसोर्सेज का डिप्लीशन करे। एक पेड़ काटे तो 2 पेड़ लगे, जल का पॉल्यूशन कम हो, नॉइज पॉल्यूशन कम हो, एयर पॉल्यूशन कम हो। ये सारी बातें आप सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? हाँ जी सर, आजकल सबसे पहले ये ध्यान होता है। हम लोग इवन फ्लैट खरीदते समय पार्क फेसिंग है क्या है, नाले के किनारे नहीं लेना, ऐसी जगह नहीं लेना, क्योंकि एवरीबॉडी वांट ग्रीनरी। ठीक है, क्योंकि इसी तरह, क्योंकि सोसाइटी चाहती क्या है कि इस तरह के बिजनेस हो, इस तरह के इंडस्ट्री हो जो कम से कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, अपना एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। तो इसके लिए जो एनवायरमेंटल एथिक्स है कि बिजनेस को इस तरह अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना है, इस तरह की मशीन लेनी है। ठीक है ना, इसीलिए दिल्ली में सीएनजी की ऑटो कंपलसरी किए गए, अब ई रिक्शा आए हुए हैं। उसके अलावा जो पुरानी गाड़ियां हैं, पॉल्यूशन वाली, उन गाड़ियों को रिटायर किया गया। ये सारी बातें किसमें? एनवायरमेंटल एथिक्स पर। तो यदि हम एनवायरमेंटल एथिक्स को डिफाइन करें तो इसका मतलब है इट इज एप्लीकेशन ऑफ ethics towards ethics to human relationship with environment, air, water, land, forest, sound level, natural resources, ये सब से जो ह्यूमन की रिलेशनशिप है उसको एनवायरमेंटल एथिक्स कहा जाता है। तो एनवायरमेंटल एथिक्स हैं क्या? एडॉप्शन ऑफ ethical approach to minimize harm to environment। इस तरह की हमें बिजनेस ethical approach to the business to minimize harm to the environment, जितना कम से कम, यानी मिनिमम एडवर्स इफेक्ट्स
things due to the business decisions. बिजनेस डिसीजन की वजह से इन पर कम से कम हाल, यह है एनवायरमेंटल एथिक्स। दैट मीन्स एडॉप्शन ऑफ कॉन्शियस अप्रोच, adoption of conscious ethical approach to the business to minimize harm to the environment. तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? वो डेवलपमेंट जो सस्टेन हो सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा ना हो कि भाई मुर्गी है, उस मुर्गी के अंडे जो हमको फ्यूचर में खाने, हम आज ही सारे अंडे तोड़ के आज खा मुर्गी को ही कचूमर बना दें। ठीक है, मोदी जी ने जापान में भी अभी रिसेंट विजिट में क्या कहा था कि हम लोग गाय का दूध पीते हैं, लेकिन काऊ को प्रिजर्व करते हैं कि गाय ना मारी जाए, क्योंकि हमें दूध पीढ़ियों के लिए, आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी दूध अवेलेबल होगा। लेकिन गाय यदि आज हट गई तो वो फ्यूचर का कोई बेनिफिट नहीं होगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट that meets demands of the present without compromising demands of future. Development that meets demands of present without compromising demands of future, or without compromising ability of future generations without compromising ability of future generation to meet their own need. हमें इस तरह काम करना है कि इस प्रेजेंट की डिमांड इस तरह पूरी करनी है कि जिससे कि फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी इफेक्ट ना करे, फ्यूचर जनरेशंस को जो आवश्यकता हो वो चीज अवेलेबल रहे। ऐसा ना हो कि आज ही हम सारी मुर्गी के सारे अंडे खा जाएं, या आज ही हम सारे रिसोर्सेज का इस तरह दोहन करें कि आने वाली जनरेशंस के रहने लायक ये धरती रहे ही नहीं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स क्या है ये हमें समझना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को, सबको इस तरह डेवलपमेंट करना है। ये एनवायरमेंटल एथिक्स है कि डेवलपमेंट ऐसा हो जो सस्टेन करे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये कि आज जो कुछ हम कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज का इतना डेफिनेशन हो कि फ्यूचर जनरेशंस को अपनी नीड्स में डिफिकल्टी हो। ओके, तो अब आइए फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सबसे पहले मिनिमाइजिंग रिसोर्स डिप्लीशन, minimizing resource depletion, next perpetual minimizing resource depletion, perpetual continuation of minimizing resource depletion, perpetual continuation of development, for future generation, minimizing resource depletion, perpetual continuation of development for future generation, renewable source of energy, renewable source of energy, no, non-renewable in a manner which does not degrade रिसोर्सेज, जो कि रिसोर्सेज को डिग्रेड ना करें। नॉन रिन्यूएबल को इस तरह यूज करना। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, strategy in which economic and environmental goals are integrated. Minimizing resource depletion, perpetual continuation of development for future generation, renewable source of energy, non-renewable in a manner which does not degrade reserve, environmental protection, strategy in which economic and environmental goals are integrated. तो ये है फीचर्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या है, हमें इस तरह करना है कि रिसोर्स का मिनिमाइजिंग रिसोर्स डिप्लीशन, ऐसा ना हो कि मान लो हमारे पास कोयला है वो हमेशा के लिए खत्म ही हो जाए। तो हमें क्या करना है, परपेचुअल कंटिन्यूएशन ऑफ डेवलपमेंट। जिस तरह हम लोग क्या है वन काटते जा रहे हैं, लेकिन क्या होता है हम लोगों ने स्कीम चलाई हुई है कि एक पेड़ काटना है तो 2 पौधे और लगाना है, ठीक है ना। तो जिससे कि यदि जितना हम काटते जाए फ्यूचर के लिए जनरेट भी होता जाए, अदरवाइज क्या होगा एक समय बाद वन होंगे ही नहीं। तो ये परपेचुअल कंटिन्यूएशन ऑफ
डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। हमें ऐसा करना है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी इस तरह यूज होनी है कि उसका फिर रिन्यू की जा सके, रिन्यूअल किया जाए। साइंस बताती है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, उसका स्वरूप चेंज होता रहता है। तो हमें इस तरह यूज करना है कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो जाए। यदि हम नॉन रिन्यूएबल यूज करते हैं जैसे पेट्रोल है, तो इतना करें, ऐसा ना हो करें कि सारा ही रिजर्व, सारे रिसोर्सेज डिग्रेड हो जाए। एनवायरमेंटल का प्रोटेक्शन हो और स्ट्रेटेजी इस तरह की बनानी होनी चाहिए कि जिसमें इकोनॉमिक गोल एंड एनवायरमेंटल गोल इंटीग्रेट हो, यानी हमारे इकोनॉमिक गोल के साथ साथ एनवायरमेंटल गोल भी हमारे अचीव हो रहे हैं। दिस इज द फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम दो कंसेप्ट हमने इसके अंदर समझे और दो वर्ड आए, एक पॉल्यूशन और एक रिसोर्स डिप्लीशन। तो अब हम समझते हैं क्या पॉल्यूशन क्या है और रिसोर्स डिप्लीशन क्या है। पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन। अब समझते हैं पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन। पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन। पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ, यदि हम कुछ एनवायरमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल, इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस से और प्रोडक्ट्स इनटू एनवायरमेंट। यदि कोई हार्मफुल सब्सटेंस और प्रोडक्ट्स हम एनवायरमेंट इंट्रोड्यूस करते, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। ठीक है, ये हो सकता है तीन तरह से, वाटर, लैंड, एयर। वाटर पॉल्यूशन, लैंड एंड पॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके अंदर हमने एक टर्म सुनी होगी, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि आपको पता है धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जितनी गर्मी पहले पड़ती थी आजकल उससे ज्यादा पड़ती है। उसका कारण ये है, ये आपने 6th 7th 8th में आपने पढ़ा होगा, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर। हमारा जो एनवायरनमेंट है और सूरज के बीच में एक लेयर है, ओजोन लेयर। ठीक है ना, वो लेयर जो है एक एनवायरमेंटल बनी हुई है कुछ केमिकल की, सब्सटेंसेज की, जो हमें सन की जो रेज आती हैं वो उसमें छन के आती हैं, उसमें होके आती हैं। जिस तरह हमने सनसेट लगा रखा है उसमें से धूप आती है, इसी तरह एक नेचुरल प्राकृतिक रूप से, जिसको हम लोग कहते हैं भगवान की बनाई हुई या साइंटिफिकली कहते हैं, तो नेचर की बनाई हुई, प्रकृति की बनाई हुई जो चीज है उसमें छन के आती है, लेकिन वो धीमे धीमे वो डिप्लीट होती जा रही है, ओजोन लेयर, जिसकी वजह से हमारे यहाँ, इसको हम लोग ग्रीन गैसेस इफेक्ट भी कहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सूरज की जो किरणें हैं, जिसका जो
बैड इफेक्ट्स होता था वो उसको अंदर तक नहीं आने देती थी धरती के एनवायरनमेंट में, लेकिन धीमे धीमे लोअर ओजन लेयर डिप्लीट होती जा रही है। उसकी वजह से पूरे संसार में टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं इसको? ग्लोबल वार्मिंग। हाँ जी, ग्लोबल वार्मिंग जैसा कि मैंने बताया, स्लो राइजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ, स्लोली टेम्परेचर राइज हो रहा है अर्थ का। क्यों? क्योंकि इसका सोर्स है ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेस जो यहाँ पहले ओजोन लेयर की वजह से इंटू नहीं आ पाती थी, वो आजकल एनवायरनमेंट में एंटर हो जा रही है। और ये गैसेज इंक्रीजिंग रैपिडली causing global warming, pollution and resource depletion. Global warming, slow rising of the temperature on earth, source greenhouse gases increasing rapidly causing global warming, जिसकी वजह से ओके तो ये टेम्परेचर धरती का बढ़ता जा रहा है। ये सब आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इन सबको हमें ध्यान में रखते हुए, जैसे एयर कंडीशनर्स वगैरह होते हैं, उसकी वजह से तो कम से कम एसी का यूज करें, और ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन ये जो ओजोन डिप्लीशन, ये हमने बताया, ये जो है ना, ये ओजोन एक लेयर है, ये लेयर है दैट एग्जिस्ट इन लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट में ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है, और इसकी वजह से हम लोगों को फैसिलिटी क्या रहती है, कम से कम ओजोन लेयर की वजह से कम से कम हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचे रहते हैं, लेकिन ये धीमे धीमे डिप्लीट हो रही है। अब हम एक और चीज समझते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा, एसिड रेन। एसिड रेन की क्या होती है? ये जो गैसेज होती हैं SO2 गैसेज होती हैं, सल्फर ऑक्साइड 2 एंड नाइट्रो ऑक्साइड, ये जब दोनों गैसें रिएक्ट करती हैं, ये जब रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है? एसिड रेन होती है। ये रिएक्ट करती हैं किससे? विद
वाटर एंड O2 इन दोनों से रिएक्ट करने से जब रिएक्ट करती है तो इन दोनों की रिएक्ट करने से सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड क्रिएट होता है। और ये जो क्रिएट जब बादल की जो बादल होते हैं, रेन जो होती है, रेन इन दोनों गैसेस की वजह से और इन एसिड की वजह से पॉल्यूटेड हो जाती है, ठीक है। और रेन के साथ ये धरती पे आते हैं और अर्थ की सरफेस पर हमारा क्या करते हैं, ये एसिड रेन इन एसिड को का डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये एसिड रेन की वजह से हमारी अर्थ को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उसकी वजह से इन दोनों का ये रेन अर्थ के सरफेस पर ये दोनों गैसें इकट्ठी हो जाती हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं, जिसकी वजह से काफी नुकसान होता है। अब एक टर्म हम सुनते होंगे ये पॉल्यूशन के बाद में, रिसोर्स डिप्लीशन। और इस रिसोर्स डिप्लीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलिसीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि बचा के रखना अपने नेचुरल रिसोर्सेज को फ्यूचर्स के लिए, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या है कि हम किसी चीज का जितनी जरूरत है, आजकल तो पानी तक की वो हो गई है, तो पानी बचाओ, सेव वाटर कैंपेन चल रही है, यानी एक्सरसाइज restrain in use oblique conservation of natural resources। हमें क्या करना है, रिस्ट्रेन एक्सरसाइज करना है इन द कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिससे कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये फ्यूचर के लिए भी अवेलेबल है। आपको पता है इवन पानी की इतनी शॉर्टेज होती जा रही है, ग्राउंड वाटर का लेवल जो पहले 2 मीटर पे मिलता था, फिर 3 मीटर पे मिलता था, 10 मीटर पे मिलता था, 12 मीटर पे, आजकल 20-20 मीटर तक ground water is not available beneath the earth, beneath the surface of the ground। ओके, इसके लिए अब हमें क्या करना है, तो एनवायरमेंट एथिक्स क्या कहती है, हमें इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेज यूज करनी है। इको फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेज हमें क्या करना, इको फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेज यूज करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ओवरऑल स्ट्रेटेजी, इको फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेज के लिए ओवरऑल स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी,
ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? इकोलॉजिकल ethics should be part of our overall strategy. ओवरऑल स्ट्रेटेजी इकोलॉजिकल एथिक्स क्या है? ठीक है, यानी इट शुड बी इंक्लूडेड इन द ओवरऑल goal of an enterprise. It should be included in the overall. It should be an integral. It should be an integral part of our corporate goal. तो इको फ्रेंडली ओवरऑल स्ट्रेटेजी हमें क्या करना चाहिए यदि हमको इको फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस करनी है? कि ये जो है हमारा ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी का पार्ट होना चाहिए। ओके, उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? इंटीग्रेटेड एनवायरमेंट मैनेजमेंट होना चाहिए। इंटीग्रेटेड एनवायरमेंट मैनेजमेंट, थर्ड मॉनिटरी वर्सेस इकोलॉजिकल गेन, इसकी एनालिसिस होनी चाहिए। मॉनेटरी वर्सेस इकोनॉमिक गोल, इकोलॉजिकल गोल यानी मॉनेटरी गेन ऑब्लिक इकोलॉजिकल कॉस्ट और इनका रिकंसिलेशन या आप कह लो बैलेंसिंग होनी चाहिए। ठीक है, इको फ्रेंडली पॉलिसीज के लिए। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए हमें। इको फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए। इको फ्रेंडली एटीट्यूड, वेस्ट मैनेजमेंट, और ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारी प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी चाहिए यदि हम इको अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम इको फ्रेंडली
बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। ओके। ये आपने कर लिया हो तो मैं अब आपको एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। दैट इज ग्रीन अकाउंट सिस्टम एंड कार्बन क्रेडिट। हाँ, किया फोन।